हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला में। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, यदि आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट की क्लासेस हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी कवर्ड है, जहाँ पे जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन सबको डिटेल से डिस्कशन किया गया है, जो आपके आने वाले दिसंबर UGC नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इनफैक्ट 2025 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ पे हर एक थिंकर्स को डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा और जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थिंकर्स को लेके उस प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यदि आपने एग्जाम दिया होगा नेट का तो उसमें बेसिकली 3 प्रकार के थिंकर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। एक तो स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, दूसरा बुक से रिलेटेड, कौन से बुक्स उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, और तीसरा जो है थ्योरी या कंसेप्ट। इनसे रिलेटेड जनरली सवाल रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे और देखेंगे सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का यह आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जहाँ पे हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटो से संबंधित जानकारियां हमें अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी वो जनरली प्लेटो से ही ओरिजिनेट होती है। सोक्रेटिस आए, है ना, फिर प्लेटो आए, फिर एरिस्टोटल आए। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों की वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी आगे बढ़ी। तो आज हम लोग इस लेक्चर में प्लेटो को देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए प्लेटो का टाइमलाइन 428 BC से 348 BC। ठीक है, और इसके आगे अब हम लोग इनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए, ठीक है, कौन कौन से बुक्स इनके द्वारा लिखे गए उनको हम नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बुक उनकी है गोर्जियास। ठीक है, तो यह बुक लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा। यह बुक का नाम याद रखना है, कभी भी मैच करने के लिए आपको दिया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड बुक यूथिडेमस। ठीक है, यह भी उन्हीं के द्वारा बुक लिखा गया। जनरली हम लोग 2 बुक के नाम याद रखते हैं जो बहुत फेमस है, द रिपब्लिक, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, और एक है द लॉज। ठीक है, तो ये बुक के नाम तो याद रखने ही हैं। ठीक है, बाकी ये भी दूसरी बुक है यूथिडेमस। नेक्स्ट बुक देखते हैं हम लोग। तीसरी बुक का नाम है द सिंपोजियम। ठीक है, यह बुक भी लिखा गया प्लेटो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चौथी बुक जिसका नाम है फेडरस। ठीक है, ये सब बुक्स के नाम आप लोगों ने जनरली नहीं सुना होगा, लेकिन नेट के PYQs में ये सारे बुक्स कभी ना कभी दे दिए जाते हैं, इसीलिए आपको इनके नाम याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, फेडरस, नेक्स्ट क्रीटो। ठीक है, ये PYQ में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2014 के पेपर में शायद। ठीक है, और भी बहुत बार, तो आप लोग याद रखिएगा क्रीटो। ठीक है, नेक्स्ट मीनो। ठीक है, ये भी इन्हीं के द्वारा है, क्रीटो और मीनो। यानी बहुत छोटे छोटे बुक के नाम है, आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, कोई ट्रिक अपना लीजिए। ठीक है, तो मीनो इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट एपोलॉजी। ठीक है, यह भी बुक लिखा गया है उन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट स्टेटमैन या स्टेट्समैन, आप लोग इसमें थोड़ा करेक्शन भी कर सकते हैं, स्टेट्समैन या स्टेटमैन। ठीक है, यह बुक लिखा गया है उन्हीं के द्वारा, प्लेटो के द्वारा। नेक्स्ट फीडो। ठीक है, फिर टेमियस, यह बुक भी याद रख लीजिए। परमेंडिस, ठीक है, द रिपब्लिक और द लॉज, है ना, ये दोनों बुक मैंने बताए थे पहले भी, जो बहुत ज्यादा फेमस। हाँ, ये चीज है कि द रिपब्लिक उन्होंने एक यंग प्लेटो करके आता है। ठीक है, और एक आता है मैच्योर प्लेटो। जब वो मैच्योर फेज में थे
तब उन्होंने इस बुक को लिखा, दी लॉज को, ठीक है। और द रिपब्लिक जब यंग वो थे तब। तो ये सारे बुक्स के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है एपिस्टल्स, ठीक है, ये देख लीजिए, हिप्पियस माइनर, लेचेस और द सेवेंथ लेटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वीवीआई कर लीजिए। जनरली आपको पूछा जा सकता है कि द सेवेंथ लेटर किन के द्वारा लिखा गया है, तो प्लेटो, सिंपल सा जवाब होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब प्लेटो से संबंधित कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहली बात, प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता था, ठीक है। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी किसे कहा जाता है? प्लेटो को, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है इसीलिए क्योंकि जो फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट उन्होंने दिया वो इक्विवेलेंट है फिलोसोफर क्वीन के, यानी फिलोसोफर किंग यानी कोई मेल भी बन सकता है तो कोई फीमेल फिलोसोफर क्वीन भी बन सकती है ना। और एजुकेशन के रिस्पेक्ट में उन्होंने मेन और वुमेन को इक्वल स्पेस दिया, ठीक है। तो एजुकेशन में मेन भी पढ़ सकते हैं, वुमेन भी पढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार से उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है। उनको फर्स्ट कम्युनिस्ट भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कम्युनिस्ट उन्हीं को कहा जाता है इसलिए क्योंकि उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसको बोला गया वो जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वाइफ, ठीक है, उनके खिलाफ थे वो, ठीक है, यानी कम्युनिज्म, प्रॉपर्टी और वाइफ के खिलाफ। तो फर्स्ट कम्युनिस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी किसी के हाथों में हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो इसीलिए। नेक्स्ट, उनको फर्स्ट फासिस्ट भी कहा जाता था क्योंकि जो उन्होंने जो स्टेट की थ्योरी दी उसमें जनरली उन्होंने जो सिटीजन्स के ड्यूटीज को बताए, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा उनको ड्यूटीज करने हैं, बट जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, राइट्स के बारे में ज्यादा वो डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको फर्स्ट फासिस्ट कहा जाता है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट टाइप का है इसी वजह से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको प्लेटो से संबंधित पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कार्ल पॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हुए। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, ठीक है। आपको थोड़ा धुंधला नजर आ सकता है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, मैंने कोशिश किया था इसको अच्छे से करने का, लेकिन चूंकि बहुत लंबा लिखा गया था नोट, इस वजह से ये पूरा नहीं आ पाया, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट के रूप में आपको दे रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो कार्ल पॉपर की एक बुक है जिसका नाम है ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, ठीक है। तो इनके द्वारा जो यह पुस्तक लिखी गई उसमें कार्ल पॉपर ने अपने इनेमी को डिफाइन किया, ठीक है। और कार्ल पॉपर ने कहा कि ओपन सोसाइटीज के एनिमीज कौन कौन है, तो हेगल है, मार्क्स है और प्लेटो है, ठीक है। तो इसीलिए इनके बारे में यहां पे मैंने बताया क्योंकि प्लेटो को भी कार्ल पॉपर ने ओपन सोसाइटीज को दुश्मन माना, ओपन सोसाइटीज का दुश्मन प्लेटो को भी माना गया कार्ल पॉपर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक स्टेटमेंट है, वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। यह भी स्टेटमेंट कार्ल पॉपर ने दिया, ठीक है। यानी कि यदि कोई या तो फिर प्लेटोनिक हो सकता है यानी प्लेटो के विचारों पे चल सकता है या इनके अगेंस्ट में चल सकता है, ठीक है, लेकिन नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि इनकी बातों का कोई रेलेवेंस नहीं, या तो इनके फेवर में बात कही जा सकती है ना, यानी इन्होंने जो थ्योरीज दिए, जो कंसेप्ट दिए, उन पे डिबेट डिस्कशन हो सकता है, या उनके अगेंस्ट में हो सकता है, फेवर और अगेंस्ट, लेकिन इनके बिना कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है। तो यही स्टेटमेंट कार्ल पॉपर ने दिया, तो याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है, इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट फुटनोट्स टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट भी दिया गया किनके द्वारा, तो व्हाइट हेड एक थिंकर हुए जिनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। तो याद रखिएगा व्हाइट हेड ने क्या कहा कि इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज नथिंग बट फुटनोट्स टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल, यानी जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, वो कहां से ओरिजिनेट होते हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल से, ठीक है ना, यानी उन्हीं के फुटनोट्स पे सारे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो बेस्ड है। तो याद रखिएगा व्हाइट हेड का
या स्टेटमेंट था। नेक्स्ट, प्लेटो ने एक थ्योरी दी जिसको बोला गया थ्योरी ऑफ जस्टिस। इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था थ्योरी ऑफ जस्टिस का। तो ये क्या करते थे, ये डायलेक्टिक्स का मेथड अपनाते थे, है ना, डायलेक्टिक्स का मेथड। इसमें क्या होता है, डायलेक्टिक्स में जनरली वाद विवाद होता है, ठीक है, कोई पॉइंट रखा, फिर उसके अगेंस्ट कोई पॉइंट रखा जाएगा, फिर कुछ कंक्लूजन निकलेगा, इस तरीके से, ठीक है, डायलेक्टिक्स। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस जब उन्होंने दिया तो जस्टिस के बारे में उन्होंने पूछा, डायलेक्टिक्स किन किन लोगों से किया, तो 4 लोगों से किया, ठीक है। यानी प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस देने के लिए पहले 4 लोगों से डिस्कशन किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम उनको याद रख लीजिए। एक है सिफेलस, ठीक है, दूसरा पॉलीमार्कस, तीसरा थ्रेसीमार्कस, चौथा ग्लॉकॉन, ठीक है। तो ये 4 लोग थे जिनके साथ प्लेटो ने डायलेक्टिक्स किया और उसके बाद थ्योरी ऑफ जस्टिस अपना कंसेप्ट उन्होंने दिया। तो ये सारे पॉइंट्स प्लेटो से संबंधित आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हमने प्लेटो के बारे में देखा। अब नेक्स्ट कुछ और एडिशनल पॉइंट प्लेटो से संबंधित जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, वो हम लोग यहां पे देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखिए, प्लेटो के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया कि प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। यह स्टेटमेंट इमर्शन के द्वारा दिया गया, ठीक है, यानी प्लेटो ही फिलॉसफी है और फिलॉसफी ही प्लेटो है। तो यह स्टेटमेंट इमर्शन के द्वारा दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है जो प्लेटो ने दिया, वो कहते हैं अ हैप्पी पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एन अनजस्ट पर्सन, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट प्लेटो ने दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पे मैं बहुत सारे आपको स्टेटमेंट्स प्लेटो से संबंधित बता रहा हूं, या प्लेटो के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दी गई और थिंकर्स के द्वारा, वो भी मैंने आपको बताया। प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट, फर्स्ट कम्युनिस्ट, है ना, और फर्स्ट फासिस्ट भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको बताए। आगे कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। प्लेटो का जो रियल नेम था क्या था, एरिस्टोकल्स, ठीक है, एरिस्टोकल्स। ऐसा कहा जाता है कि जो प्लेटो है, ठीक है, प्लेटो, उनका जो कंधा था, है ना, कंधा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चौड़ा था, इस वजह से उनको कहा जाता था एरिस्टोकल्स। ऐसा मानना था, जो ह्यूज कंधा नहीं होता है बिल्कुल, ठीक है, तो उनके लिए कहा जाता है एरिस्टोकल्स उनको। बट ये नाम याद रखिएगा कि प्लेटो का रियल नेम क्या था, एरिस्टोकल्स, ठीक है, एरिस्टोटल नहीं, एरिस्टोकल्स। एरिस्टोटल तो इनके जो चेले थे उनका नाम था, है ना, इनके जो शिष्य हुए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए प्लेटो ने जो दिया, यहां पे है देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक पावर। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लेटो से संबंधित, जो कि पीवाईक्यूज में भी और आने वाले एग्जाम्स में भी ये सब स्टेटमेंट पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। फिर एक एपोलॉजी जो उनकी बुक थी, ठीक है, डायलॉग ऑफ प्लेटो जिसको कहा गया, ठीक है, यह एक बुक जैसे मैंने पहले भी स्लाइड में आपको दिखाया, एपोलॉजी उन्हीं की बुक थी, या डायलॉग ऑफ प्लेटो, ठीक है। तो गांधी जी ने इस बुक को ट्रांसलेट किया किस लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में 1908 में, ठीक है। तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है कि गांधी जी ने उनके बुक को ट्रांसलेट किया गुजराती में 1908 में, और उस जो गांधी जी ने ट्रांसलेट किया इस बुक को, उसका नाम दिया गया गुजराती में सत्यवीर की कथा, ठीक है, सत्यवीर की कथा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इस नाम को, ठीक है ना, सत्यवीर की कथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और याद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, प्लेटो ने एक थ्योरी दिया जिसको कहा गया थ्योरी ऑफ डिवाइन लाइन, ठीक है। तो प्लेटो की ही थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिवाइन लाइन, जहां पे उन्होंने सोल और आई को लेकर के बात किया कि जो आत्मा होती है वो किस प्रकार से है, ठीक है, और आई के बारे में भी बताया। फिर उन्होंने एक थ्योरी दिया 3 एप्पल थ्योरी। तो बस इस थ्योरी के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, सिंपल पूछा जा सकता है, थ्योरी को मैच करने को भी दिया जा सकता है कि ये सब थ्योरी है, 4-5 थ्योरी दे दिया जाएगा और थिंकर्स के नाम दे दिए जाएंगे, है ना, इधर थ्योरी और इधर थिंकर्स, तो इनको मैच करने के लिए आपको दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा,
ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे बुक के बारे में है, जो उन्होंने बुक लिखा था द रिपब्लिक, ठीक है। तो वो जब यंग थे तब उन्होंने यह बुक लिखी थी और इसी बुक में उन्होंने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो सिंपल पूछा जा सकता है आइडियल स्टेट का कंसेप्ट किस बुक में दिया प्लेटो ने, तो द रिपब्लिक में, ठीक है। दूसरी बुक द लॉज है, जो मैच्योर थे, मैच्योर प्लेटो ने दिया, यानी प्लेटो का ही जो मैच्योर वर्जन है उन्होंने ये बुक लिखा और इसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स प्लेटो से संबंधित याद रखिएगा। मैं आपको वही सारे पॉइंट्स बता रहा हूं जो क्वेश्चन आ सकता है ना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 4 इंपॉर्टेंट वर्च्यूज के बारे में प्लेटो के द्वारा बताया गया। कौन कौन से वर्च्यूज हैं जो प्लेटो ने बताए, तो पहला है विजडम यानी बुद्धिमता, है ना, जो बुद्धि है, जो कितना आप अच्छे तरीके से सोच सकते हैं वो चीज है। करेज, साहस, ठीक है। तीसरा है टेम्परेंस या इसको मॉडरेशन बोलते हैं, ठीक है। चौथा है जस्टिस, ठीक है। तो ये 4 वर्च्यूज दिए गए प्लेटो के द्वारा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सिंपल पूछा जा सकता है कि वर्च्यूज जो 4 प्रकार के बताए गए प्लेटो के द्वारा वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो ने एक अपनी एकेडमी फाउंड की थी, जैसे अपना इंस्टीट्यूशन होता है ना, उसी प्रकार से एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था एकेडमी, ठीक है। तो इस एकेडमी को कब बनाया, 387 बीसी में, ठीक है। और एरिस्टोटल ने भी एक एकेडमी बनाई, लाइसियम, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों नाम दे दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से मैच करने के लिए भी आ सकता है, या स्टेटमेंट बेस्ड में एरिस्टोटल ने ऐसा लिख के दे देगा कि एरिस्टोटल ने क्या एकेडमी फाउंड किया, तो नहीं, एरिस्टोटल ने जो इंस्टीट्यूशन फाउंड किया उसका नाम था लाइसियम 335 बीसी में, और प्लेटो ने जो फाउंड किया इंस्टीट्यूशन उसका नाम था एकेडमी, ठीक है। प्लेटो की जो एकेडमी थी उसमें मैथ का नॉलेज बहुत ज्यादा कंपलसरी था, यानी एकेडमी में तभी एडमिशन मिल सकता था जब उस स्टूडेंट को वहां पे मैथ की नॉलेज होती, ठीक है। यानी यदि आपको मैथ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप एकेडमी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बट अभी के फिलहाल के लिए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एकेडमी प्लेटो ने फाउंड किया और एरिस्टोटल ने लाइसियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो ने जो बुक लिखा गॉर्जियस, ठीक है, उन्हीं की बुक है जो मैंने स्लाइड में पहले भी दिखाया। इस बुक में उन्होंने हेरिडिटेरी गवर्नमेंट को अपोज किया, ठीक है। यानी जैसे एक गवर्नमेंट आती है, ठीक है, जैसे होता है ना हेरिडिटरी सिस्टम, मतलब क्या होता है, जैसे बाप का जमीन है पिताजी का, तो उसका बेटा का जमीन आ जाएगा, है ना। यानी जैसे राजा होता है, राजा हुआ तो उसका बेटा फिर बन गया राजा, है ना, फिर उसका बेटा बन गया राजा। तो ये चलता आ रहा है दर बदर, है ना, मतलब वो कहते हैं क्या, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो उसके खिलाफ उन्होंने अगेंस्ट में गॉर्जियस बुक में बात किया, ठीक है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट डिफरेंशिएट इन स्टेट एंड सोसाइटी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने स्टेट और समाज में कोई भी अंतर नहीं बताया, यानी किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं बताया। उनके हिसाब से स्टेट और सोसाइटी एक ही है ना, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उनका जो स्टडी का मेथड था, ठीक है, यहाँ पे देखिए उनके जो स्टडी का मेथड था प्लेटो का, वो डिडक्टिव था, ठीक है। डिडक्टिव मतलब होता है कि जैसे 5 चीजें हैं, ठीक है, अब उनसे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका मेथड था डिडक्टिव, याद रखिए, ठीक है। और यहीं पे मैं बताता चलूं, जो एरिस्टोटल का मेथड था स्टडी का उसका था इंडक्टिव, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इनका मेथड ऑफ स्टडी क्या था, डिडक्टिव, और एरिस्टोटल का इंडक्टिव। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने एक आइडिया दिया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ आइडिया, ठीक है। और इसी थ्योरी ऑफ आइडिया में वो एलिगरी ऑफ केव का एग्जाम्पल देते हैं, जहां पे वो बहुत प्रकार अच्छे से समझाते हैं कि हम लोग जो भ्रम है उसी में जीते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इल्यूजन को ही सच्चाई मान लेते हैं। जब उन्होंने बताया कि केव में
बहुत प्रकार के, जब एक लाइट उसको रिफ्लेक्ट करती है तो उसका छाया बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब बाद में वो नॉलेज गेन करके जैसे ही केव से बाहर आता है तब उसको सच्ची दुनिया दिखती है। तो इस प्रकार से थ्योरी ऑफ आइडिया में उन्होंने एलिगरी ऑफ केव के बारे में बताया, ठीक है। और उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग जो थ्योरी देखेंगे, थ्योरी ऑफ सोल, ठीक है। तो मेनली क्या है कि जो पॉपुलेशन था स्टेट का, वो प्लेटो ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया। एक था रीजन, एक है करेज और एक है एपेटाइट। यानी 3 प्रकार के लोग होंगे जिनकी आत्मा जो है, ठीक है। तो उनको डिवाइड किया, जिनके पास रीजन होगा, ठीक है। और यह किस तरीके से डिवीजन हुआ, स्पिरिचुअल क्वालिटीज के आधार पे, ठीक है। स्पिरिचुअल क्वालिटीज के आधार पे, यानी जो सोल है, जो आत्मा है, उनमें कितनी क्वालिटीज है स्पिरिचुअलिटी, उसके हिसाब से। तो पहला रीजन, दूसरा करेज और तीसरा एपेटाइट। तो जिनके पास रीजन होगा, ठीक है, जिस इंसान के पास रीजन होगा उसको उन्होंने कहा कि वो गोल्ड में आएंगे, ठीक है। गोल्ड, वो फर्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है। और जो उनका मेजर काम होगा, ठीक है, जिनके पास रीजन है, जो गोल्ड में आएंगे, जो फर्स्ट क्लास में होंगे, उनका मेन काम है रूल करना, ठीक है। और दूसरे जो कैटेगरी के लोग हैं, जिनको करेज कहा, जिनमें करेज है, वो सेकंड क्लास में आएंगे, सिल्वर उनको कहा गया। और उनका मेजर काम है प्रोटेक्ट करना, जैसे आर्मी वगैरह में, ठीक है, वो जाएंगे फिर प्रोटेक्ट करेंगे। और जो एपिटाइट जिनके पास होगा वो कॉपर कहलाएंगे, थर्ड क्लास में आएंगे। और उनका जो मेजर काम होगा टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, जैसे फार्मिंग वगैरह हो गया, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, रूल, प्रोटेक्ट और प्रोड्यूस, है ना। तो कौन कौन लोग किस तरीके का काम करेंगे, तो उन्होंने बताया। एक चीज और याद रखिएगा कि जो रूलर होंगे, ठीक है, और जो प्रोटेक्टर होंगे, उनको उन्होंने गार्जियन क्लास कहा, ठीक है। तो गार्जियन क्लास में कौन कौन आएंगे, तो प्लेटो ने गार्जियन क्लास में उनको इंक्लूड किया जिनके पास रीजन है और जिनके पास करेज है। तो आप लोग यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, जो उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ठीक है। तो प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी जस्टिस के बारे में, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया कि डायलेक्टिक्स जब हुआ था, ठीक है, उन 4 लोगों के साथ, सिफेलस, थ्रेसिमार्कस, पॉलीमार्कस और ग्लूकोन, है ना। तो उनके साथ वो लोग क्या किए, डिस्कशन किए, ठीक है, सिफेलस के साथ, कि तुम बताओ कि क्या होता है जस्टिस का मतलब तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने कुछ बताया, तो उसको फिर काट किए प्लेटो ने। तो इसी प्रकार से वो कुछ बात बोलते थे, फिर ये कुछ बात बोलते थे। तो इस प्रकार से वाद विवाद होते होते, डायलेक्टिक्स होते होते, उन्होंने अपनी थ्योरी दी जस्टिस का, ठीक है। उसमें उन्होंने 2 कंपोनेंट बताए जस्टिस की थ्योरी में। पहला जो मेजर कंपोनेंट था उसको कहा गया फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब जो भी लोग होंगे वो मतलब वो लोग, कोई भी लोग वैसा काम करें जिसमें वो स्पेशलाइज हैं। जैसे सपोज कोई मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन है, तो उनको उसी प्रकार का ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो जिस प्रकार से काम में जो स्पेशलाइज है वही करना चाहिए। और दूसरा नॉन इंटरफेरेंस, यानी उनके कामों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये मेजर 2 कंपोनेंट उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस में बताए। इससे क्या होगा, एक्सेलेंस आएगा, ठीक है, सोसाइटी में पीस बनी रहेगी, और तीसरा हार्मनी आएगा, ठीक है। और यही 3 जो आइडियल्स हैं, यही ऑब्जेक्टिव हैं किसके, जस्टिस के, ठीक है। तो जस्टिस के 2 मेजर कंपोनेंट, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ एजुकेशन देखिए जो प्लेटो ने बताया। तो प्लेटो ने बहुत डिटेल से डिस्कशन किया कि एजुकेशन की थ्योरी किस प्रकार से होगी, ठीक है, और क्या होगा। तो उन्होंने 50 सालों के टाइम पीरियड में पूरा एजुकेशन थ्योरी को उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। उन्होंने जैसे बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 0 से 6 साल तक, ठीक है, फिर 6 से 18 साल तक, 18 से 20 साल तक, फिर 20 में एक बार एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने डिटेल से बताया कि किस प्रकार से किस एज में कौन सा एजुकेशन उनको गेन करना चाहिए। जैसे 0 से 6 इयर्स के बच्चों को जिम्नास्टिक,
मोरल स्टोरीज, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। 6 से 18 में बेसिक चीज़ें जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ते हैं। 18 से 20 की एज में उनको मिलिट्री एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। और 20 की एज में उनका पहला टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। यदि वो 20 की एज में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कॉपर क्लास में चले जाएंगे, ठीक है, कॉपर क्लास में चले जाएंगे, ठीक है। तो 20 की एज में यदि वो जब फेल हो जाएंगे तो उनको कॉपर क्लास में भेज दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे एपेटाइट यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये गलत है, कॉपर क्लास में। और 30 की एज में जब लिया जाएगा एग्जाम, यदि उसमें फेल करते हैं तो वो क्या बनेंगे, सोल्जर बन जाएंगे। पास करेंगे तो फिर आगे जा सकते हैं, ठीक है। और तो इसी प्रकार से 50 तक पहुँचेंगे, वहाँ पे फिलोसफर किंग वो बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने डिटेल से डिस्कस किया। आप कहीं भी कोई भी बुक उठाइए, उसमें आप आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बस ये चीज़ याद रखना है कि 2 प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट हुए दो एज ग्रुप में, एक 20 साल जब होगा तब, और एक 30 साल होगा तब, ठीक है। और 50 की एज में फिलोसफर किंग वो बन जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने एजुकेशन की थ्योरी को डिटेल से डिस्कस किया। एक चीज़ याद रखिएगा, 30 से 35 की एज में उन्होंने डायलेक्टिक्स के बारे में बताया, ठीक है। अब है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। तो उन्होंने कम्युनिज्म 2 प्रकार के बताए, एक तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एक कम्युनिज्म ऑफ फैमिली या वाइफ होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी से उनका कहना था कि ये करप्शन को टैकल करेगा, ठीक है। और ये दोनों जो है सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए ही एप्लीकेबल होगा, यानी जो रूल करेंगे, जो प्रोटेक्ट करेंगे उनके लिए, ठीक है। स्टेट क्या करेगी, फैमिली है, जो बच्चे हैं उनको ले लेगी, ठीक है। जो वो प्रोड्यूस करेंगे बच्चे, वो स्टेट अपने पास ले लेगी, ठीक है। और वो क्या करेंगे, रेस एक क्रिएट करेंगे परफेक्ट लोगों का, ठीक है। एक ऐसी रेस बनाएंगे जहाँ पे सारे लोग परफेक्ट हो। तो उनका ये भी कहना था कि फैमिली जो है करप्टिंग इन्फ्लुएंस है ना, फैमिली की वजह से लोग करप्ट बनते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी और फैमिली या वाइफ जो भी, इनका कम्युनिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो और हाँ, जैसे मैंने बताया गार्जियन क्लास के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि उन्हीं के पास है जो पावर है, तो पावर रहेगा तो फिर वो करप्ट भी बन सकते हैं। इसीलिए थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए उन्होंने दिया, ठीक है। तो हमने आज के इस लेक्चर में प्लेटो के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया, जहाँ पे उनके बुक्स, उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स, उनके द्वारा दी गई थ्योरीज को बहुत डिटेल से डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जहाँ पे हमने प्लेटो को डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर आएगा वो एरिस्टोटल पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा एरिस्टोटल को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहाँ भी सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। यदि आपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ को नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे सारे थिंकर्स को अच्छे से हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो सेशन से संबंधित तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। पीवाईक्यू की सीरीज़ भी वहाँ पे चलाई जा रही है, जहाँ पे हम लोग 2014 से 24 तक के पेपर्स को एनालाइज कर रहे हैं बहुत डिटेल से, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो कि ये एग्ज़ाम आने वाला दिसंबर है या 2025 के एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल मददगार साबित होगा, ठीक है। और इस प्रकार के जो लेक्चर्स हैं वो आपको अच्छे से मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये जो लेक्चर्स हैं वो आपको CUET हो या फिर नेट हो, तो दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करिए, फॉलो करते रहिए, ठीक है।